हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल सेक्शन का थर्ड लेक्चर। इसमें हम लोग 7 to 8 न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 8.1 टू 8.12 8.12 न्यूमेरिकल्स का वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन का जो क्लास नोट्स रेडी हो रहा है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 8.13। तो हाउ विल यू वेट द सन? सन का वेट कैसे आप लोग निकालेंगे? दैट एस्टिमेट इट्स मास। ठीक है, इट मींस इस क्वेश्चन में पूछा है हमको सन का वेट या सन का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हमको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, रेडियस इन विच सन अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन। इट मीन्स लेट सपोज हमारे पास जो है ये सन है और इस ऑर्बिट में हमारा जो है रेडियस अर्थ जो है रोटेट कर रहा है। दिस इज सन और यहाँ पे एक जो है अर्थ है। ठीक है, अर्थ जो है रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन से। तो इसका जो रेडियस है यहां से सन के सेंटर से, ये जो है रेडियस ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और इसमें हमको सन का जो है मास क्या गिवन है, रेडियस अबाउट विच अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन। इट मीन्स ये रेडियस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸8 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁻3। 3 और 8 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, पूछ रहा है क्या फाइंड आउट करना है, तो हमको फाइंड आउट करना है मास ऑफ द सन। ठीक है, तो हम जब इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू को हमने प्रूफ किया था। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, उसका जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो डिराइव किया था टी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम। एम क्या है, मास ऑफ जो भी सेंटर पे है, चाहे सन हो या अर्थ हो या जो भी हो, वो उसका मास जिसके थ्रू सैटेलाइट जो है रोटेट करती है, तो ये उसका मास है इंटू आर टू द पावर क्यूब। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। यहां से हमको टाइम पीरियड अर्थ का पता है। अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है, रोटेशन का टाइम पीरियड, वो 365.25 डेज होता है, ये हमको वेल नोन है। तो उसको जो है हम लोग पहले सेकंड में निकाल लेंगे। तो t इक्वल टू 365.25 ईयर्स अर्थ जो है रोटेट कर लेती है, ये हमको पता है। इसको हम लोग को सेकंड में बदलना है क्योंकि हमको सेकंड में ही एमकेएस यूनिट में सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इतना जो है सेकंड हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। सबकी वैल्यू टी हमको पता है, 4 स्क्वायर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू ये पता है। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको टाइम पीरियड निकल मास ऑफ द सन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ द सन क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को हमने इधर कर दिया और एम को, टी स्क्वायर को हमने इधर कर दिया और एम को जो है इधर कर दिया। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू आर कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ये है 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन ये जो आंसर आ रहा है मास
किसका मास होगा, सन का होगा, क्योंकि अर्थ जो है सन के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है। तो ये आ रहा है 2.1 इंटू 10⁻30 kg। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 8.14 A Saturn year is 29.5 times of the Earth year. It means in जो अर्थ का टाइम पीरियड होता है 365.25, इट मीन 365.25 डेज में अर्थ जो है रोटेट कर लेती है सन को एक बार। सेटर्न का दिया हुआ है कि 29.5 टाइम्स है अर्थ का, तो वहां पे जो टाइम पीरियड होगा अर्थ के टाइम पीरियड का 29.5 टाइम्स होगा। इट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सेटर्न जो दिया हुआ है वो 29.5 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ये जो है गिवन है। ओके, हाउ फॉर द सेटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। इट मीन्स जो अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ, इट मीन्स RS, वो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इट मीन्स जो सन है यहां पे है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, यहां पे जो है अर्थ है और इसके चारों तरफ जो है सेटर्न रोटेट कर रहा है इसको। ओके, ठीक है। तो यहां से अर्थ की रेडियस जो है हमको दिया हुआ है और RS, और हमसे पूछा क्या है, सॉरी RE दिया हुआ है और पूछा है RS क्या होगा। ये जो है RE दिया हुआ है और पूछ रहा है RS क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग केपलर थर्ड लॉ से पढ़े हैं, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। इट मींस T ऑफ सेटर्न डिवाइडेड बाय T ऑफ अर्थ जो होगा वो रेडियस ऑफ सेटर्न डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, और ये जो है होल स्क्वायर, यही रिलेशन होगा। इसमें से TS बाई TE की वैल्यू यहां से हमको पता है, यहां से TS डिवाइडेड बाई TE जो हो जाएगा वो 29.5, ये हमको पता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। RS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और RE की वैल्यू पता है। यहाँ पे RE की वैल्यू किलोमीटर में दिया हो तो इसको मीटर में बदल देंगे। 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻3, इट मीन्स ये जो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। 3 और 8 जो है ऐड हो जाएगा, तो सिंपल सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और RE हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो TS डिवाइडेड बाई TE की वैल्यू है 29.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू RS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, RE की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 का होल क्यूब, ठीक है। यहां से RS क्यूब क्या हो जाएगा, तो 29.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 का होल क्यूब। क्लियर। इट मीन्स RS जो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 29.5 का होल स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 का क्यूब। क्यूब है, क्यूब रूट होता है तो ये बाहर हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन इसकी वैल्यू जो आ रही है RS की वैल्यू 1.432 इंटू 10⁻12 मीटर आ रही है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 43.32 इंटू 10⁻, ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 8 हो जाएगा और एक पॉइंट इधर, मतलब इतना जो है मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया RS, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 8.15 अ बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो वेट दिया हुआ है गिवन, वो है वेट इज इक्वल टू mg होता है, और ये दिया हुआ है 63 न्यूटन, ठीक है, ग्रेविटी एट सरफेस, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। पूछ रहा है कि इसका वेट कितना होगा, WH दिया, WH कितना होगा, कब, जब H इज इक्वल टू R/2 है, ठीक है। तो हमने जब
इफेक्ट ऑफ रेडियस और इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटी पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, g एट हाई इज इक्वल टू GS 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये कब होता था फार्मूला? जब h इज लेस देन r। क्लियर? लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं जो h की वैल्यू है वो r/2 है। r/2 मींस h की वैल्यू कंसिडरेबल है इन कंपेयर टू रेडियस, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इसके डेरिवेशन से जस्ट पहले एक फार्मूला आया था, वो वाला लगा सकते हैं हम लोग। तो GH इक्वल टू हो जाएगा GS एट सरफेस R डिवाइडेड बाई H प्लस R। ये वाला फार्मूला था, इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है यहाँ पे फाइनल वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम थी तब ये फार्मूला आया था, या जबकि यहाँ पे h की वैल्यू काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अब जो है g की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो g एट हाइट डिवाइडेड बाई g एट सरफेस जो हो जाएगा वो r की वैल्यू क्या है? तो r की वैल्यू तो r ही है। ठीक है, h की वैल्यू क्या दिया है? तो r/2 दिया हुआ है प्लस r, ये दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो r डिवाइडेड बाई, इसमें से r कॉमन ले लेंगे तो 1/2 प्लस 1, इट मीन्स 3/2। इट मीन्स ये जो है 2/3, सॉरी ये जो है स्क्वायर होता था। स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स GH डिवाइडेड बाई GS की जो वैल्यू आ रही है वो 4/9 आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? mg एट हाइट डिवाइडेड बाई mg एट सरफेस इज इक्वल टू 4/9। अब mg एट हाइट हमको फाइंड आउट करना है, यही वेट होता है, और mg एट सरफेस दिया हुआ है 63 न्यूटन। 63 न्यूटन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वेट एट हाइट जो हो जाएगा वो 4/9 टाइम्स ऑफ वेट एट सरफेस। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/9 इंटू इसकी है 63 न्यूटन। इट मीन्स 9 7 जा 63, 28 न्यूटन। ये आ जाएगा W एट हाइट। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। 8.16 एज्यूम द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ठीक है, अर्थ जो है इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। हाउ मच वुड द बॉडी वेट हाफ वेट डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से इतनी मतलब h/r/2 हाइट जो है अंदर गया है। ठीक है, इफ द वेट इज 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट मीन्स जो गिवन है वो है वेट एट सरफेस इक्वल टू 250 न्यूटन। ठीक है, वेट एट सरफेस क्या होगा? तो mg इंटू जी एट सरफेस। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? वेट इन डेप्थ, इसको फाइंड आउट करना है। तो mg इंटू डेप्थ हम लोग को पता करना होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम d बोल देते हैं। तो हम जब इसको डेरिवेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन डेप्थ बोल रहे थे, डिराइव किए थे, तो उसमें एक फार्मूला हमने डिराइव किया था, ग्रेविटी एट डेप्थ इक्वल टू ग्रेविटी एट सरफेस 1 माइनस d डिवाइडेड बाई r। 1 माइनस d डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने डिराइव किया था। तो यहां पे पूछ रहा है d इज इक्वल टू r/2 हो तो क्या हो जाएगा वेट? इट मीन्स d इज इक्वल टू r/2 दिया हुआ है, तो gd ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइडेड बाई ग्रेविटी एट सरफेस का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 माइनस r/2 और इंटू r, ये हो जाएगा, r कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स ये जो आ रहा है 1 माइनस 1/2। इट मीन्स ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइडेड बाई ग्रेविटी एट सरफेस, ये आ जा रहा है 1/2। ठीक है, अब क्या है, हमको जो है वेट एट सरफेस दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m इंटू ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइडेड बाई m इंटू ग्रेविटी एट सरफेस इक्वल टू 1/2 ही रहेगा। अब यहां पे क्या करेंगे? m एट ग्रेविटी एट डेप्थ फाइंड करना है, इट मीन्स वेट इन द डेप्थ फाइंड आउट करना है। वेट एट द सरफेस 250 न्यूटन दिया हुआ है,
इक्वल टू 1/2। इट मीन्स वेट एट डेप्थ जो हो जाएगा वो 250 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 125 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 8.17 A rocket is fired vertically with the speed of 5 km per second from the earth surface. How far from the earth does the rocket go before returning to earth? Mass of the earth, mean radius of the earth, gravity, सब कुछ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे अर्थ सरफेस है, ये जो है अर्थ है, यहां से वर्टिकली अपवर्ड जो है एक रॉकेट फायर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे गिवन क्या है, वो दिया हुआ है स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये जो है वेलोसिटी दी हुई है। पूछ रहे कितनी ऊंचाई तक जो है ये जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल का फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं, ये पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का जब हम लोग फार्मूला लगाते थे तो वहां पे क्या करते थे हम लोग कि जितना भी प्रोजेक्टाइल के टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता था या हाइट का फार्मूला होता था, उसमें हम लोगों ने एज्यूम किया था कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द रॉकेट है या स्पीड ऑफ द जो भी पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो बहुत छोटी स्पीड होती थी। तब वो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था और उसका जो पाथ बनता था प्रोजेक्टाइल का वो कुछ ऐसा बनता था। यहां से हम लोग ड्रॉप करते थे और यहां जो है आ जाता था। इट मीन्स ये जो वेलोसिटी थी वो काफी स्मॉल होती थी। ठीक है, अभी जो वेलोसिटी है वो 5000 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5000 मीटर वेलोसिटी है, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। इस वजह से यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल का फार्मूला हम लोग लगाए थे हाइट के लिए, वो फार्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है कि बिफोर जब भी प्रोजेक्टाइल करते हैं तो जो सरफेस पे एनर्जी होती है, यहां पे जो एनर्जी होगी वही एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे भी होगी। ठीक है, इट मींस जो इनिशियल एनर्जी होगी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। क्लियर। इनिशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल एनर्जी क्या होती है, ये देख लेते हैं। इनिशियल एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये इनिशियल के लिए इनिशियल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। और फाइनल एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे फाइनल पे जब मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंचता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इट मींस जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 के बराबर होगी। क्लियर। इनिशियली क्या है, वो अर्थ सरफेस पे है, तो अर्थ सरफेस पे कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसको यहां पे हम लोग नोट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना होगा, हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द रॉकेट। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस क्या होती है, तो उसका फार्मूला हमने डिराइव किया था -gm डिवाइडेड बाई r। ये फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव किया है। इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये जो है 0 होगी, तो 0 पोटेंशियल एनर्जी एट सम हाइट वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। क्लियर। ये फार्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का दोनों फार्मूला हम सैटेलाइट वाले थ्योरी पोर्शन में बताया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा फार्मूला हमको जो है h फाइंड आउट करना है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, m क्लियर आउट हो जाएगा। इट मींस v² डिवाइडेड बाई 2 माइनस gm डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। क्लियर। gm को जो है इधर लेकर चले जाएंगे, लेफ्ट साइड में लेकर चले जाएंगे, तो v² बाई 2 gm माइनस gm डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1 बाई r प्लस h। क्लियर। अब हमको वैल्यूज रखनी है, यहां पे भी gm होगा। ठीक है, तो ये gm और ये gm कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको कैंसिल आउट करके लिख देते हैं हम लोग। तो v स्क्वायर बाई 2gm माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1 बाई r प्लस h। वेलोसिटी कितनी थी? तो 5000 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ द सैटेलाइट कितना दिया हुआ, सॉरी मास ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। इट मीन्स ये है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। क्लियर? माइनस 1 बाई रेडियस कितनी होती है? तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इक्वल टू 1 बाई आर प्लस एच। इसको कैलकुलेट करने के बाद आर प्लस एच जो आ रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियस ऑफ द अर्थ माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये आ जाएगी हाइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, जो हाइट भी आई है वो भी काफी कंसिडरेबल अमाउंट आया है इन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसलिए भी हम लोग यहां पे प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8.18 द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है गिवन। एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतना दिया हुआ है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस ऑफ दिस स्पीड। इट मीन्स एक बॉडी है जिसको जो है 3 टाइम्स वी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। What is the speed of the body far away from the earth? Far away from the earth मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर जैसे ही पहुंचेगा वहां पे कितनी स्पीड होगी, कितनी स्पीड होगी पार्टिकल की, ये हमको जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट। सन और अदर प्लैनेट की जो प्रेजेंस है उसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पे हम लोग, क्या करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे भी लगाएंगे। ठीक है, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन में एक कॉन्सेप्ट यहां पे हमको लगाना पड़ेगा बाउंड एनर्जी का। बाउंड एनर्जी क्या होती थी? ऐसी एनर्जी, ये थ्योरी पोर्शन में हमने बताया हुआ है, ऐसी एनर्जी होती थी जिसके थ्रू कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सैटेलाइट उस प्लैनेट पे बाउंड रहता है स्टे रहने के लिए, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट रहने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्लैनेट को उससे बाहर यदि जाना है तो उतने अमाउंट ऑफ जो है बाउंड एनर्जी के अमाउंट एनर्जी उसको पहले देनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो एनर्जी से जो है बाहर जाएगा। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है उसी का यूज करके हम लोग एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी इट मींस हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी पहले किसी भी सैटेलाइट को देनी पड़ेगी, तो वो जो है एक समझ सकते हैं कि उसके बाद की जो एनर्जी देंगे उससे वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जा रहा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। इट मींस वो इनफाइनाइट कंज्यूम हो जाएगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ग्रेविटेशनल का कोई इंपैक्ट रहेगा नहीं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का बात होगी नहीं, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? तो यदि हम लोग उसको v वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर टोटल एनर्जी होगी, लेकिन इतनी एनर्जी से हम लोग थ्रो करेंगे, लेकिन इतनी एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो बाउंड एनर्जी है उसको फिलअप करने में यूज हो जाएगी। ठीक है, इट मींस इसको माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं। तो ये एनर्जी को कोप अप करने के लिए, फिलअप करने में इतनी एनर्जी यूज हो जाएगी, और जो एनर्जी बचेगी वही एनर्जी फाइनल जो पहुंचेगा पोजीशन पे वहां पे रहेगी। तो फाइनल पोजीशन पे पहुंचने पे लेट सपोज उसकी वेलोसिटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू जब हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एम
वेलोसिटी कितनी है 3 टाइम्स वीई का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वीई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी ऑफ फाइनल स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम हाफ एम हाफ एम सबसे गायब, 3 वीई स्क्वायर इट मीन्स 9 वीई स्क्वायर माइनस वीई स्क्वायर इट मीन्स 8 वीई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वी ऑफ फाइनल का होल स्क्वायर। इट मीन्स वी ऑफ जो फाइनल होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 8 वीई स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू वीई। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2√2 इंटू वीई। आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ रही है 31.68 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा वी ऑफ फाइनल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं 8.19। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट हाइट ऑफ 400 किलोमीटर एबव द सरफेस। अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर एबव जो है सैटेलाइट रोटेट कर रहा है। इट मींस हाइट जो है यहां पे दी हुई है 400 किलोमीटर। क्लियर? हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। कितनी इसकी एनर्जी होगी, सीधा सा ये पूछा है। मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और जी की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको एनर्जी निकालनी है, कितना एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था E इक्वल टू -1/2 जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। यदि h हाइट में फाइंड आउट करनी है तो r प्लस h। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द अर्थ इट मीन 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट। मास ऑफ द सैटेलाइट कितना दिया हुआ है 200 kg डिवाइडेड बाई r प्लस h। r की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर और प्लस h की वैल्यू है 200 किलोमीटर, तो 200 इंटू 10⁻3 मीटर। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ये जो एनर्जी आ जा रही है 5.88 इंटू 10⁻9 जूल पर केजी। ये हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, केवल फार्मूले पे है ये क्वेश्चन। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं 8.20। इन 8.20 क्या दिया हुआ है, 2 स्टार्स ईच ऑफ मास हैज 1 सोलर मास। ठीक है, 1 सोलर मास की वैल्यू दी हुई कितनी होती है, आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन। क्या है कि 2 मासेस हैं, ठीक है, दोनों के मास जो है सेम है और एक दूसरे की तरफ जो है कोलाइड करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन दे आर एट डिस्टेंस ऑफ 10⁻9 किलोमीटर, यहां से लेकर के यहां की जो डिस्टेंस है वो जो है 10⁻9 किलोमीटर दिया हुआ है। इट मींस जो क्या दिया हुआ है गिवन, तो लेट सपोज कर लेते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, और ये कितना दिया हुआ है मास 1 सोलर मास। ठीक है, 1 सोलर मास इक्वल टू कितना केजी होता है, तो वो भी दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 केजी। तो ये हो गया मास। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10⁻9 किलोमीटर, या फिर इसको मीटर में बदलेंगे हम तो 10⁻9 इंटू 10⁻3 इट मीन्स 10⁻12 मीटर। ठीक है, देयर स्पीड्स आर नेगेटिव। अब जब इतनी डिस्टेंस पे आता है तो इनकी स्पीड्स जो है 0 हो जाती है। 0 होने का मतलब कि जो भी अब जो है वेलोसिटी मिलेगी, एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड होंगे, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे। ठीक है, इसलिए ये बोला है कि अब स्पीड जो है नेग्लिजिबल हो जा रही है। ठीक है, एट व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड। अब पूछ रहे कितनी स्पीड से ये दोनों कोलाइड करेंगे। इट मींस वेलोसिटी कितनी होगी जब कोलिजन करेगा, तब कितनी स्पीड होगी इसकी। द रेडियस ऑफ ईच स्टार इज 10⁻4 किलोमीटर। इन सब के रेडियस भी दिया हुआ है 10⁻4 किलोमीटर, या इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻4 इंटू 10⁻3 इट मीन्स 10⁻7 मीटर। ठीक है, एज्यूम द स्टार्स टू रिमेन अनशॉर्टेड अंटिल दे कोलाइड। अब क्या है, कोलाइड करने की कोलिजन की कंडीशन होती है।
तो जब हम कोलिजन पढ़ा रहे थे, कोलिजन वाला चैप्टर, उसमें हमने बताया था कि जब भी दो मासेस कोलाइड करते हैं तो दो चीजें कंजर्व होती है। पहला होता है मोमेंटम कंजर्व रहता है और सेकंड जो है एनर्जी कंजर्व रहती है। उसी को यूज करके हमने फार्मूला डिराइव किया था। तो यहां पे भी हम लोग जो है सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और यहां पे वेलोसिटी पूछी है तो हम ऐसा यूज करेंगे, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो भी डिफरेंस एनर्जी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, और जितना डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं U। अब दो मासेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो यूज होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग नोट कर देते हैं, -Gmm डिवाइडेड बाई R। ये जो है जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे उसमें हमने ये चीज बताया था। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो -G, अब mm दोनों बराबर है तो m² हो जाएगा। R क्या होगा, तो R मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो D है तो वो है हमारी 10⁻12। क्लियर। अब देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं UF। अब क्या है कि ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को टच करने लगेंगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये अब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी। क्लियर। और इनके बीच एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का उस टाइम फार्मूला हमने बताया था, वो भी यहाँ पे फार्मूला यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, वो -Gmm डिवाइडेड बाई R। अब -Gm² हो जाएगा और R क्या होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, इट मींस 10⁻7 ये होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग को डिफरेंस निकालना है, क्या होगा। डिफरेंस निकाल करके उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बराबर बोल देंगे। तो डेल्टा U क्या होगा, तो UF डिफरेंस ऑफ UI। डिफरेंस मींस हायर में से लोअर वाला माइनस कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, इट मींस हमको मैग्नीट्यूड ले लेंगे, कोई भी इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल करें उसको मैग्नीट्यूड ले लेंगे, प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो माइनस करते हैं, तो UF क्या है, -Gm² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Gm डिवाइडेड बाई 10⁻12। अब देख रहे हैं ये जो 10⁻12 है ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे 0 के बराबर। तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा Gm² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻7। हमने क्या किया है, इसका मॉड ले लिया है, डेल्टा U का मॉड। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमने ली है, और यही एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब यहां पे सबकी वैल्यू, G की वैल्यू पता है, M की वैल्यू पता है, इस वाले M की भी वैल्यू पता है, वेलोसिटी निकाल लेंगे हम लोग। एक M से तो एक M कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास, 1 सोलर मास के बराबर है, और मास यहां पे दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻30 kg। तो उसको यहां पे हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻30, 2 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर। यहां से वेलोसिटी जो कैलकुलेट होकर के आई वो आई है 2.58 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 8.21 में पूछा है, 2 heavy spears each of 100 kg and radius 0.1 meter are placed at 1 meter apart on horizontal table. What is the gravitational force and potential at the midpoint? एक्चुअली फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, मिड पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, वहां पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो वहां पे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो लेट सपोज ये एक मास है और यहाँ पे दूसरा वाला मास है, दोनों के मास जो है दिया हुआ है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, r।
वो है 1 मीटर, ठीक है। और इनकी रेडियस कितनी दी हुई है, वो है 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। बोला इसके सेंटर पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी में ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, उसका फार्मूला हमने V बताया था, V इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई R, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पे लेट सपोज A है ये और ये जो है B है, तो A की वजह से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगेगा। लेट सपोज हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं VA, और B की वजह से भी कुछ लगेगा, तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं VB। इट मीन्स जो VA इक्वल टू VB होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो VA VB बराबर होगा। और हम लोग को जो टोटल V निकालना है वो VA प्लस VB निकालना है। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ आइदर VA निकाल दें या VB निकाल दें, ठीक है। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ माइनस GM डिवाइडेड बाई R, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो -2 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना दिया हुआ है, तो 100 kg दिया हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी दी हुई है, तो 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन के बाद आ रहा है, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जा रहा है V की वैल्यू 2.68 इंटू 10⁸ जूल पर केजी। तो ये हो गया है हमारा आंसर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कभी भी एक ऑब्जेक्ट है, इससे एक डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जो होती है वो इसकी तरफ होगी, और इसका मैग्नीट्यूड होता है E इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है सेम मास का, सेम डिस्टेंस पे, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं EA, A है और ये B है, और इधर भी लगेगा EB, इसकी वैल्यू उतनी होगी GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्योंकि R सेम है, मास भी सेम है। इट मीन्स EA इज इक्वल टू होगा EB, क्लियर। और क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है रिजल्टेंट वो होता है वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB, वो होता है हमारा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। अब देखते हैं एक और इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो कोई भी इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस थर्ड चैप्टर में या 4th चैप्टर में हमने बताया हुआ है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम उसमें 3 हमने बताया था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जिससे किसी भी बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसमें टेंडेंसी रहती है अगेन स्टेबिलिटी पोजीशन को ऑब्टेन करने की, वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यदि डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसकी टेंडेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाता है, अनस्टेबल। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यदि उसको उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दे तो न्यू पोजीशन में भी वो स्टेबल कंडीशन में रहता है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यदि सेंटर पे एक कोई ऑब्जेक्ट, एक मास रखा जाए तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इक्वल मास है, मास ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ B है, इसका लेट सपोज M मास है। तो क्या होगा कि M पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो पक्का ये जो इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, लेकिन अनस्टेबल होगा कि स्टेबल, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इस मास को थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टर्ब करके अब इसको जो है इसकी पोजीशन यहाँ पे कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे करेंगे इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इसके बीच M और M2 और M के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है घट जाएगा, और फिर अगेन ये जो है दोबारा से अपनी स्टेबल पोजीशन नहीं ऑब्टेन करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।